नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 जो 6 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है, चुंबक को बीच से काटने पर नए ध्रुव कौन से बनते हैं? तो इसका आंसर है नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक को जब बीच से काटा जाता है तो इसमें नए टुकड़े में एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि कटे हुए हिस्सों के नए सिरों पर नए ध्रुव उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक ध्रुव का टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें कौन से पारिस्थितिक तंत्र तक नहीं पहुंचती हैं? तो इसका उत्तर है गहरे समुद्र। इसकी व्याख्या देखिए क्या है। सूर्य की किरणें उन पारिस्थितिक तंत्र तक नहीं पहुंचती हैं जो बहुत गहरे पानी में होते हैं या जहां पर मोटी बर्फ या भारी चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें सूर्य के प्रकाश की अवरुद्ध कर देती हैं। गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र जैसे गहरे समुद्री तल इसके उदाहरण हैं। साथ ही अंटार्कटिका के ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कुछ अत्यधिक ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्रों में भी सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं या 6 महीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इसका उत्तर है लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण प्रक्रिया की खोज की थी, जो दूध और बियर जैसे खाद्य पदार्थों को गर्म करके खराब होने से बचाता है। और रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे रोगों के लिए टीके भी विकसित किए हैं। इन्होंने रोगाणु सिद्धांत जर्म थ्योरी की स्थापना की, जिसने सिद्ध किया कि सूक्ष्म जीव रोगों का कारण बनते हैं, और इस सिद्धांत ने आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी की नींव रखी। पाश्चरीकरण बियर, दूध और क्रीम जैसे उत्पादों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए एक ऊष्मा उपचार प्रक्रिया विकसित की, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। रोगाणु सिद्धांत क्या है? यह साबित किया कि सूक्ष्म जीव रोग पैदा करते हैं और उनका बचाव करना संभव है। टीके मुर्गी, हैजा, एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ प्रभावी टीके विकसित किए, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। अगला क्वेश्चन है, लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब जो अनंत पर बनता है, अगर अनंत से पहले बनने लगे तो किस प्रकार की दृष्टि दोष में आएगा? तो इसका है उत्तर मायोपिया। अगर लेंस से अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब अनंत से पहले बनने लगे तो यह निकट दृष्टि दोष मायोपिया का लक्षण है, जहां दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में दूर से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें रेटिना पर पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के सामने ही बन जाता है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस में सजाया गया है? तत्वों को किस में सजाया गया? तो वर्ग और आवर्त में। इसका आंसर क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ और आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इन पंक्तियों और स्तंभों में वर्गीकृत किया गया था और समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया था। वर्ग कौन से थे? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता था। ये तत्व समान रासायनिक गुणों के आधार पर समूहित थे। आवर्त क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता था। इन पंक्तियों में तत्व के गुणों में एक सुसंगत ढाल होती थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अन्न उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 28 अप्रैल 2008 में हुई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे नीला राशन कार्ड धारी जीवन यापन करने वाले लोगों को हर महीने 20 किलो तक का सस्ता अनाज मिलता है, जिसमें गेहूं 3 रुपये किलो और चावल 4.5 रुपये की दर से मिलता है। गांव की बेटी योजना का लाभ कब दिया जाता है? तो 12वीं में 60%, यानी कि गांव की बेटी योजना का लाभ कक्षा 12वीं में यदि न्यूनतम अंक 60% कोई बच्ची लेकर आती है तो उसको छात्र गांव में रहकर, तो वही छात्रा गांव में रहकर किसी सरकारी या निजी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रही हो, यह लाभ सभी वर्गों की छात्राओं को उपलब्ध है। पात्रता, गांव में निवास करने वाली उस गांव के स्कूल से कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60 अंकों से उसने उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। और आगे की पढ़ाई के लिए अपन क्या करेंगे? तो छात्रा को किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को 2025 में आईसीसी फेस ऑफ ऑल अवार्ड किस शहर में दिया गया? तो इसका जवाब है लंदन। ठीक है, तो एक भव्य समारोह में शामिल किया गया था। यह सम्मान उन्हें 9 जून 2025 को दिया गया, जब उन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। यह समारोह लंदन में, ठीक है, लंदन में रोड स्टूडियो में आयोजित किया गया था। धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। उनके साथ 2025 में, ठीक है, किस किस को ये मिला है सम्मान? तो इसमें तुम्हारा अपन देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसमें नाम आप देखिए। एक है तुम्हारा हाशिम अमला, हैडन, ठीक है, ग्रीम स्मिथ और डैनियल विटोरी, ठीक है। और अगले कौन है तुम्हारा? इसमें सारा टेलर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1886 में प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ खेले गए थे? तो ये एथेंस में खेले गए थे। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले एथेंस ग्रीस में खेले गए थे। इन खेलों का उद्घाटन 6 अप्रैल 1896 को हुआ था और इसमें 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। स्थान था आपका एथेंस ग्रीस। उद्घाटन तिथि थी आपकी 6 अप्रैल 1896। प्रतिभागी 14 देशों के 241 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। यह एक सांस्कृतिक बंगाली कविता है जिसे उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को प्रेरित करने का एक शक्तिशाली स्रोत बना और इसे भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है। बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य रचना में दुर्गेश नंदिनी है, जिसका मतलब होता है किले के स्वामी की पुत्री, और देवी चौधरानी भी इनकी रचना है। आनंद मठ में इन्होंने नागरिक विद्रोह का भी जिक्र किया है। ठीक है, तो ये थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं अपन, उज्जैन जंक्शन का शॉर्ट कोड फॉर्म में क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है UJN। उज्जैन जंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में UJN लिखा जाएगा। यह इसका रेलवे स्टेशन कोड है। यह उज्जैन जंक्शन का आधिकारिक रेलवे कोड है जो टिकट और विभिन्न रेल यात्रा वेबसाइटों पर इस्तेमाल किया जाता है। मुरैना का शॉर्ट रेलवे जंक्शन कोड क्या है? तो MRA है। इसे शॉर्ट में MRA लिखा जाता है। ठीक है, यह मुरैना रेलवे स्टेशन का संक्षिप्त और आधिकारिक कोड है। इस्तेमाल इसका उपयोग ट्रेनों की बुकिंग, सीट उपलब्धता और समय सारणी को जांच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जो मध्यकालीन भारत से है, बहलोल लोदी ने अफगान के अमीरों को समर्थन प्राप्त करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो बहलोल लोदी ने अफगान अमीरों को समर्थन देने के लिए राजस्व के पारंपरिक और केंद्रीकृत सिद्धांत का पालन नहीं किया, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत अपनाया जहां उसने अमीरों को समान साझेदार माना और उनकी शक्ति को कम नहीं किया। उसने सिंहासन पर बैठने का, अमीर और खड़ा रहने की अनुमति न देकर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। बहलोल लोदी ने अफगानों को समर्थन के लिए निम्न चुनौतियां या निम्न नीतियां अपनाई, जिनमें समानता और सौहार्द, और वह खुद को अफगान साथियों में से ही एक मानता था। जब सरदार दरबार में खड़े होते थे तो यह भी स्वयं खड़ा हो जाता था। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसके मरने पर बूढ़े, महिला और बच्चों ने काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त किया था। प्रशासन में भागीदारी, उसने अफगान सरदारों और प्रशासन सेना में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। जहांगीरें और शक्ति का विकेंद्रीकरण, उसने जागीरों और संपत्ति के वितरण में उन्हें हिस्सेदार बनाया। राज्य की शक्ति को केंद्रित करने की बजाय विकेंद्रित किया। उदार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार, वह अमीरों के साथ उठता बैठता, खाता पीता और उनके घर मिलने पर जाता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विक्रमादित्य योजना का संबंध किससे है? तो निःशुल्क शिक्षा से है। तो मध्य प्रदेश की विक्रमादित्य योजना सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। उद्देश्य सामान्य वर्ग के छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। पात्रता क्या है? छात्र मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में वह स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। संचालन, यह योजना मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अब देखिए मैथ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो पिता पुत्र की आयु का वर्तमान अंतर 50 साल है। यदि 10 साल बाद पिता अपने पुत्र का दुगना हो जाता है तो वर्तमान पुत्र की आयु बताइए। अगला प्रश्न था आपका, 20,000 लगा करके व्यापार शुरू करता है ए, ठीक है, तो 3 महीने बाद उसमें 10,000 देकर
शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है उसमें? बी। ठीक है, तो 2 महीने बाद बी 2000 रुपये निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में हुए लाभ में बी का कितना हिस्सा है? माध्यिका से एक प्रश्न आया, मानक विचलन से आपका एक प्रश्न आया। ठीक है, एक गाय को एक खेत में कोने से बांध दिया गया। यदि गाय 50 मीटर की भूमि में घास चरती है तो गाय द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, विक्रय मूल्य 1320 रुपये है, बेचने पर कितना लाभ होगा? मेंसुरेशन से 3 प्रश्न आए। 1 लाख की राशि पर 7% ब्याज की दर से 5 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताइए। एक बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इस पर आधारित कथन वाले ये प्रश्न भी आपको देखने को मिले। रीजनिंग में क्या क्या आया? एक व्यक्ति का जन्मदिन 12 दिसंबर 2012 को है, रविवार को पड़ा। 2008 में उसका जन्मदिन किस दिन को होगा? 12 बजे का घड़ी में कौन सा कोण बनेगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 आया, एनालॉजी से 3 आए, डायरेक्शन से 3 आए, ब्लड रिलेशन से भी 2 प्रश्न आपके आए हैं। कैलेंडर से 1, मानसिक अभिरुचि से 7-8 प्रश्न आए, पजल से तुम्हारे 2 प्रश्न आए हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 प्रश्न आया है और सेंटेंस अरेंजमेंट से तुम्हारा प्रश्न आया है। डाटा सफिशिएंटी से भी 1 प्रश्न आया। कुल मिलाकर अगर अपन बात करें, मैथ से 15 प्रश्न, रीजनिंग से 40 प्रश्न। ठीक है, और तुम्हारे जीएस जीके के भी आपके 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं। तो इस तरह का आपका एमपी पुलिस का 6 तारीख का आपका ये एग्जाम था। यदि आपको इस वीडियो में बताए गए प्रश्न की पीपीटी वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे पेपर की एनालिसिस जो रियल क्वेश्चन हैं, जो आए हैं, पूछे गए हैं, वो आपको मिलते रहें, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।